जय हिंद फ्रेंड्स, हाईटेक यूट्यूब चैनल पर मैं एसके जहांगीर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के ऊपर और इस क्लास में हम कवर करेंगे 27/11/2020 को जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसके पेपर का एक पार्ट यानी कि मैथ। इसमें हम मैथ को कवर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम ऑप्शन व मेथड दोनों से ही कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपए का भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया। तो फ्रेंड्स, अब आपको प्रश्न यहां कह रहा है कि कुल यहां 4400 रुपए हैं जो ए और बी को देने हैं, जिसमें ए को जितनी भी राशि हमने दी है उस ए की राशि का बी को जो भुगतान किया गया वो 120% है। यदि हम ये कहें कि ए को हमने 100 रुपए दिए तो बी को हमने दिया है 120 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका हम रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0, 2 का भाग देंगे 5 और 2 का भाग देंगे 6, 5:6। अब जो रेशियो है यानी कि कुल 4400 रुपए है, इसको इस रेशियो में हम बांट देंगे। तो आपको फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी पेपर करते हैं, देखो यहां घर पे पेपर सोल्व करने में और एग्जाम में पेपर सोल्व करने में दोनों में रात दिन का अंतर होता है। एग्जाम में हमारे को ये सारी बातें तुरंत ध्यान नहीं आती, कैसे कौन सा प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। तो वहां हमारे को एक प्रॉब्लम होती है कि हम प्रश्न की शुरुआत कैसे करें। तो प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे इसको देखने के लिए मैं यहां आपको बताता हूं कि आप 90% क्वेश्चन इसी से सोल्व कर देंगे, इस बात पे कि जिसकी आपको वैल्यू दी गई है, जिसकी वैल्यू दी गई है उसमें उसकी वैल्यू का भाग देंगे इसका और गुणा उससे करेंगे जो पूछा जा रहा है, पूछा गया है। देखो फ्रेंड्स, जो पूछा गया उसको हम लिखेंगे गुणा के बाद, और जिसकी हमारे को राशि दी है यानी रुपए में या वस्तु में जिनमें भी हमारे को राशि दी है उसको लिखेंगे हम ऊपर, और उसमें भाग देंगे उस राशि के प्रतिशत का या अनुपात का। ये हमेशा हमारे को ध्यान रखना। अगर जो हमारे को ये दिया है तो हम इतना दिमाग लगाएं कि उसकी वैल्यू अनुपात या फिर प्रतिशत में कैसे आएगी वो हमारे को देखना है। तो देखिए इस प्रश्न में हम देखेंगे कि कुल राशि दी है हमारे को कितने की, 4400 की। अब यहां देखो, ए को 5 रुपए, बी को 6 रुपए, तो दोनों को कुल कितने मिलेंगे, 11। तो यहां कुल है तो कुल में कुल का भाग देंगे और गुणा उससे करेंगे जो पूछा है क्या है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है फ्रेंड्स, 6। तो 11 चौक 44, 400 को हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो राशि आएगी वो कितना होगा, 2400 रुपए। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है, तो मूलधन राशि क्या थी। तो फ्रेंड्स, आपको इस दर का मतलब आपको पता होना चाहिए। 9% और 13.5% का अर्थ क्या है। इस 9% का अर्थ है कि एक साल में 100 रुपए पर 9 रुपए हमारे को क्या मिलेगा, ब्याज। और 13.5% का अर्थ है कि 13.5 रुपए ब्याज मिलेगा उसी 100 रुपए पर एक साल में। तो देखिए 9 रुपए मिलना चाहिए था, मिला कितना, 13.5 रुपए। कितना रुपए अधिक मिला, 4.5 रुपए अधिक। कितने पर, ये मिला है कितने पर, 100 पे। तो हमारे को ये 3690 है, ये कितने पे मिलेगा, 3690 है, इसकी वैल्यू 3690 की वैल्यू वो कितनी होगी। तो ये क्या हमारे पास मूलधन। तो हम देखेंगे यहां पॉइंट हटाएंगे तो 0 और 5, 9 5 45, 9 चौक 36, और यहां देखेंगे तो 9 एकम 9। ये कितना गुना है, 100, 5 का 20। तो यहां ये भी कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना। तो 4100 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82,000।
हमारे पास आंसर जो आएगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ पर्सन कि दोबारा से कि आपको इसको करना कैसे। आप फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रहे कि धर का अर्थ क्या होता है। धर का अर्थ जो दिया हुआ है वो 100 रुपए पर मूल्य बताता है कि अतिरिक्त हमारे को कितनी राशि देनी होगी। तो 9% है, 9% से बढ़कर कितना हो रहा है 13.5%। दोनों का अंतर कितना है 4.5। यहां जो दिया है वो भी क्या है अंतर, क्योंकि मैं अंतर इसलिए लिया हूं कि यहां अंतर दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा उससे करो जो पूछा जाए। तो हमारा मूलधन हमेशा जो होता है वो कितना % होता है फ्रेंड्स 100%। अब दूसरे तरीके से हम इसे कर रहे हैं 3690। क्या है ये अंतर, किसका, ब्याजों का अंतर। देखो ब्याज का अंतर, तो ब्याज का अंतर लिख दिया। अब यहां हमारे को प्रतिशत या अनुपात में ब्याज का अंतर का ही मालूम होना चाहिए। तो 2 ब्याज की दर दे रखी है, दोनों का अंतर कितना है 4.5। तो हम 4.5 का भाग देते हैं, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग दिया, अंतर में अंतर का भाग दिया, गुणा उससे करेंगे जो पूछा क्या है मूलधन। मूलधन कितना % होता है फ्रेंड्स 100। देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 9 5 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 2 0। 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 0। अब देखिए इसको गुणा करना है तो आप ऐसे नहीं करेंगे गुणा की 4100 गुणा 20, ऐसे नहीं करना आपको। यहां देखना है 2 0 और 1 कितनी हो गई 3 0। तो आप सबसे पहले 3 0 2 को आप 41 से गुणा कर दोगे तो कितना हो गया 82,000। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। अब याद रहे का से पहले क्या है लागत, यानी सीपी था, सीपी का जो लाभ होगा वो कितना होगा 120%। तो सीपी हमारी हमेशा कितनी होती है फ्रेंड्स 100%। 100 का 120% 120। तो ये क्या हो गया हमारे पास उसका लाभ। तो आप देखिए इसको 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, तो बेचेगा कितने में, बेचने को क्या कहते हैं एसपी यानी कि सेल्स प्राइस। तो 100 में खरीदा, 120 का लाभ लिया, तो बेचा कितने में से 220 में। अब कह रहा है यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, लागत कितनी थी 100 का 25% आप जब बढ़ाओगे तो 25, 100 और 25 कितना हो गया 125। अब इसे आप कितने में बेच रहे हो 125 में। विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, विक्रय मूल्य आज भी आपके पास कितना है 220। ये आपका सीपी आ गया, यानी कि 25% बढ़ाने पर। आज नियत रखने का अर्थ है कि अभी भी आपको 220 में ही बेचना है। तो 220 में बेच रहे हो 125 की वस्तु का, तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो लाभ होगा। लाभ कितना है 95 रुपए आपके पास लाभ आ गया। तो आपको क्या पूछ रहा है ये, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। फ्रेंड्स विक्रय मूल्य पर निकालना आपको क्या लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना 95। किसकी बात कर रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना था 220 का भाग दें। याद रहे आप हमेशा सीपी पर निकालते हो, वास्तविक लाभ प्रतिशत तो यही होता है, पर लेकिन पर्सन ने हमारे को विक्रय मूल्य पर पूछा है तो हम विक्रय मूल्य पर ही बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप 100 से भाग दे देंगे, 100 से गुणा करके आप बता देंगे 95%, ऑप्शन ही नहीं है ना। तो यहां गुणा कर देंगे किससे 100 से, क्यों परसेंट बनाने के लिए, 0 से 0 और 2 का भाग देंगे 11, 2 का भाग दिया 5, 5 को 95 से गुणा करेंगे तो 25, 5 9 45 और 2 47 बटे 11, 11 चौक 44, बच गए 3, 11 3 33, फिर भाग जाएगा पर लेकिन हमारे को निकटवर्ती पूर्णांक तक ही सही बताना है, तो वो कितना है 43%। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि नहीं आया तो एक बार फिर से आप देख सकते हो कि सीपी कितना होगा हमेशा हमारे पास 100%, सीपी का यानी लागत मूल्य का 120% पर क्या होता है उसे लाभ होता है। तो 120% लागत का 120% होता है 120, तो वो क्या हो गया लाभ। अब क्रय मूल्य में यानी खरीदे में आप लाभ जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य जो कि 220। अब कह रहा है कि ये लागत को 25% बढ़ा दे, 100 की बजाय 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 125। 125 पे खरीदे और विक्रय मूल्य को नियत रखे यानी उतना ही रखे, 220 में ही बेचे, तो दोनों का अंतर जो आएगा वो क्या होगा हमारा लाभ। कितना हुआ अब लाभ 95 रुपए। 95 कितने पर हुआ, ये 100 पे हुआ, पर लेकिन हमारे को पूछा किस पे विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना है 220, हम 220 का भाग देंगे और गुणा कर देंगे, 100 से परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है,
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मुद्दों पर खर्च करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां आपको कमाते कितने हो आप, हमेशा 100% ही कमाएंगे। उसमें से आपको कह रहा है 20% किराए पर और 40% घरेलू खर्चों पर। तो 22% और 40% कितना होगा फ्रेंड्स, 62%। तो बचा हमारे पास कितना, 38% अभी भी हमारे पास कमाए हुए राशि में से बच रहा है। अब ये क्या कर रहा है, शेष का, तो शेष कितना है हमारे पास 38, शेष आय का 50%, इसका 50% कितना होगा 1/2, यानी कितना 19। ये 19% जो खर्च कर रहा है वो किस पे कर रहा है, बच्चों की शिक्षा और अन्य मुद्दों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800, अब देखो 38 रुपए हमारे पास बचे थे, 19 रुपए हमने शिक्षा पे खर्च कर दिए, तो जो बचत है वो कितनी है हमारे पास 19। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 3800 रुपए क्या दिया हमारे को बचत, तो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग, तो 3800 बचत है तो इसमें बचत का ही हम भाग देंगे, और बचत कितना % है हमारे पास 19, तो 19 का भाग देंगे, गुणा उससे करेंगे जो पूछा जा रहा है। पूछा क्या, शिक्षा और अन्य मुद्दों पर खर्च किया, शिक्षा और अन्य मुद्दों पर खर्च कितना किया उसने 19, हम 19 से ही गुणा करते, 19 से 19 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3800 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमागत छूटें देने के बाद उसे 2230.40 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब परसेंटेज, मैं इसके 2 मेथड आपको बताऊंगा, पहले आपको बताता हूं इसके रेशियो पर। तो 15% होता है, इसका अर्थ हमारे पास जो होता है 3/20। ये कैसे आया 3/20, तो फ्रेंड्स मैं यहां आपको बता देता हूं, 15/100, तो 3 5 15 5 20, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो 3/20, तो ये 20 क्या हमारे पास अंकित मूल्य, याद रहे MRP, और ये क्या है छूट, ऊपर वाली क्या है छूट, क्यों छूट का नाम ले रहा है। तो 20 की वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 3 की छूट देंगे तो 17 में बेचेंगे। तो ये देखो, ये तो गया MRP और ये क्या हो गया हमारे पास SPN बेचा हुआ। 20% का अर्थ होता है कितना, 20% का अर्थ होता है 1/5, तो 5 की वस्तु को हम 1 की छूट देके 4 में बेच रहे हैं। 18% का अर्थ जो होता है वो होता है फ्रेंड्स कितना, ये हमारे पास होगा 9/50, तो 50 की वस्तु को हम इसे कितने में बेच रहे हैं 41 में, 50 में से 9 की छूट दे देंगे 41 में। अब देखिए जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, तो ये 5 24, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 और 0, 1250 की वस्तु थी, इनको गुणा करेंगे। 17 को 41 से गुणा करेंगे, 17 एकम 17 बच गया 1, 17 चौक 68 रे 697 रुपए में बेची जा रही है। 1250 की वस्तु कितने में बेची जा रही है 697। अब देखो किसकी वैल्यू दी है, वैल्यू दी हमारे को बेचा जाता है, यानी कि एसपी कितना है हमारे पास, देखो 2230.40 बटे में हम लिखेंगे 697, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा करेंगे 1250, क्यों, क्योंकि हमारे पूछा क्या है अंकित मूल्य MRP। तो फ्रेंड्स हम इसको यहां से एक बार हटा देते हैं और अब गुणा करते हैं। देखो इसका पॉइंट हटाएंगे 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसका देंगे 697 का भाग, तो 36 18 लगभग 3 बार जा रहा है 3, तो कितनी बार जाएगा 2230 में से हम घटाएंगे 36 18 3 से गुणा करके, 7 21 2, 9 27 और 2 29 हासिल 2, और 36 18 और 2 20, 20 इकरार मारा है, कितना बच गया हमारे पास 9, यहाँ 12 में से 9 गए, कितने बच गए 3, और यहाँ कितना बच गया हमारे पास 1, यानी कि 13 139। अब हम क्या उतार लेंगे यहाँ ऊपर से 4, ठीक है। अब भाग देंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, क्योंकि 697 का दुगुना ही होगा कितना 1394, तो 2 बार भाग गया। 32 को हम 125 से गुणा कर देंगे, तो 32 को जब हम 125 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास कितना आएगा 4000। ऑप्शन नंबर डी ए। कैसे आया देखो मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने डायरेक्ट कैसे गुणा किया। देखो 4 गुणा 8, तो 4 को आप जब 125, 32 का 4 गुणा 8 होता है, 125 को जब आप 4 से गुणा करते हो तो ये कितना होता है, ये आपके पास होता है 500, 500 को 8 से गुणा कर दो, कितना हो गया 4000। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीका मैंने आपको ये बताया, दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूं।
इसकी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो वीडियो को पॉज करके और आप ले सकते हो फ्रेंड्स। दूसरा तरीका जो आप अक्सर करते हैं वो तरीका मैं आपको और बताऊंगा। तो वो 15%, 20% और 18%। तो आपको ये पता है कि अंकित मूल्य है वो हमेशा कितना परसेंट होगा, 100%। किसके लिए? विक्रय मूल्य के लिए। विक्रय मूल्य के लिए अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो देखिए आपके पास अंकित मूल्य नहीं है, यानी एमआरपी नहीं है। एमआरपी यानी अंकित मूल्य हमेशा कितना होगा, 100। 100 में से आपने 15 की छूट दी तो आपने बेचा कितने में से, 85। 100 में से 15 घटा दो, 85/100। ठीक है। दूसरा 85% होगा, दूसरी छूट और दे रहे हो, 20% छूट दे तो 80% में बेचोगे तो 80/100, परसेंट हटाओगे टाइम 100। 18% की छूट दे रहे हो तो फिर कितना बच गया यहाँ, 82। तो 82/100 बराबर ये जो आ रहा है, जो क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 2230.40। ठीक है। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में वही 0। देखो 100 से 100 कैंसिल। ठीक है। अब हम देखेंगे तो यहां इसको काटना शुरू करेंगे तो कटेगा कितने पे, देखो एक बार 17 से काट देंगे। 17 पंजू 85, 17 एकम 17, बच गए कितने, 5 3, 17 34, 17 3 51 बच गए। फिर 51 घटाएंगे तो कितने बच गए, 2 2 0। 17 एकम 17, बच गए 3, 4 उतारेंगे 34, 17 दूना 34 और ये 0। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसको काट लिया। अब आगे देखेंगे, हम इसे 5 से भी काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, बच गए कितने, 3, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 चौ 20। देखिए 5 से काटेंगे तो कितना है, 5 दूनी 10, 5 20। अब हम इसे काट देते कितने से, 8 से। तो 10, 8 तिया 24, 2 बच गए। 8 दूनी 16, बच गए कितने, 6, 8 8 64। ठीक है। अब हम इसे 4 से काट देंगे तो कितनी, 82 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। तो 0 से 0 कैंसिल। अब यहां हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक को एमआरपी से गुणा करेंगे तो एमआरपी बराबर यहाँ 100 गुणा, यहाँ कितना बचा, 10 गुणा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना बच रहा था, यहाँ 4, कितना आ गया, 4000। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको राय दूंगा कि आप रेशियो से ही करें, इस तरीके से करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको करने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखें, जहां 2 नाम आ रहे हो, पैदल और सवारी, तो उसको आप क्या कर दो, डबल कर दो, उस संख्या का डबल कर दो। 3 घंटे 20 मिनट है, उसका डबल करोगे तो 6 घंटे कितना आ जाएंगे, 40 मिनट। अब जो थी दूसरी समय दिया है उसको घटा देंगे, क्या 2 घंटे कम समय लगता है, तो 3 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे कम करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट हमारे पास बच जाएगा। तो यहां बचे 5 घंटे 20 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आ गया, जो आपको पैदल जाने और आने में लगा समय होगा, पर लेकिन हमारे से पूछा है उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। तो इसका आधा समय करेंगे, 5 घंटे 20 मिनट का आधा करेंगे। देखिए यहां से काट देंगे, 2 दूनी 4, बच गया 1 घंटे में मिनट कितनी होंगी, 60 और 20 कितनी होगी, 80 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगी, 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, आंसर। एक तो तरीका ये हो गया, आप डायरेक्ट कर सकते हो और मैं राय दूंगा इसी तरीके से करने की, पर लेकिन फिर भी आप इक्वेशन बनाना चाहो तो मैं एक बार इक्वेशन से आपको और समझा देता हूं पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा तरीका मेथड हम ले रहे हैं, कौन सा, सेकंड मेथड देख रहे हैं। आपके को कह रहा है कि पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं, यानी कि हम लिखेंगे यहां पैदल को मैं पी से डिनोट कर देता हूं, या आप इसे x और इसे y। ठीक है, पैदल को x और सवारी को y, और पैदल को यहां क्या मान रहे हैं हम, x। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं, देखिए x और यहां क्या है, y। x y और x, तो x प्लस y बराबर कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे 20 मिनट। फिर जब ये पैदल जा रहे हैं
सवारी से जाते हैं और सवारी से वापस आते हैं, तो यानी कि 2y, जाना और आना 2 बार हो गया भाई। तो ये कितना घंटे लगते हैं? 2 घंटे कम, 3 घंटे 20 मिनट में से 3 घंटे 20 मिनट में से आप 2 घंटे घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 1 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ 1 घंटा 20 मिनट आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इक्वेशन घटाना है, तो पहले जो समीकरण है इसको आप 2 से गुणा करोगे, क्योंकि y आपका कितना है? 2 बार, जहां y कितना है? 1 बार। तो इस पूरे को आप किससे गुणा करोगे? 2 से। तो आपके पास आ जाएगा क्या? 2x प्लस 2y बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 घंटे और 20 दूनी 40 मिनट। यहां आपके पास आ गया 2y बराबर हो गया क्या? 1 घंटे 20 मिनट। अब देखिए, आप पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो प्लस का माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2x बराबर, इधर बचा 5 घंटे 20 मिनट। अब आपको आधा ही कर रहा है तो आधा करेंगे, इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा? 1x, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 घंटा बच गया। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 और 20 मिनट, ये 80 में 2 का भाग देंगे तो 40 मिनट, तो 2 घंटा 40 मिनट। इस तरीके से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, यानी कि रस्सी की लंबाई यानी त्रिज्या आपको दी है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। पाई का मान यूज लेना है 22/7। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बताता हूं कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। ये वर्गाकार मैदान है और वर्ग का आपको पता है कि चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, ये 90 आपको ऑलरेडी ध्यान होना चाहिए, 90। इसके इस कोने पर यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो रस्सी की लंबाई है 14 मीटर, और इस 14 मीटर से इस तरीके से गाय चर सकती है। ये कोना है, यानी कि ये जो हिस्सा है इसी में गाय क्या हो सकती है? चर सकती है फ्रेंड्स। तो इसका आपसे क्या पूछा उसने? क्षेत्रफल। जो गाय चर सकती है उसका क्षेत्रफल। ये देखो, इधर बाहर जाएगी, घूम तो इधर भी सकती है, पर इधर घास का मैदान नहीं है, मैदान यही है इसका। ठीक है ना? तो यहां से आप देखेंगे तो यहां आपके पास त्रिज्या ये हो गया आपके पास इस तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है त्रिज्या खंड को, इसका भाग को। ये 90 डिग्री है और ये कितनी है? 14 मीटर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। त्रिज्या खंड जो बोलते हैं मैदान का, तो आपको मैं याद कराने की बजाय एक अच्छी सी सलाह देता हूं कि कैसे याद करें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आपको ये याद रहे कि ये इस तरीके से घूमेगा तो एक वर्त बनाएगा और इस तरीके से 4 टुकड़े हो जाएंगे वर्त के। तो वर्त बना रहा है तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस वर्त के क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा है? 1 2 3 चौथा हिस्सा है। तो चौथा हिस्सा है, यानी कि इसे हम बोलते हैं थीटा, ऐसे बोलते हैं थीटा बटा 360। जितना हिस्सा होता है ना 90 डिग्री का, 20 डिग्री 60 डिग्री जितना होता है उसमें भाग देते तो हिस्सा बन जाता है। तो हमारे को पता है 90 है तो 90 रखेंगे यहाँ, तो चौथा हिस्सा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना होता है? 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान आपको दिया है 90 बटे 360। 0 से 0, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 से 7 कैंसिल। 22 को आपको गुणा करना है 7 से, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 154। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। 0.529 और 2.029 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा? तो फ्रेंड्स देखो, अब आप इसको गुणा करते हो तो आप क्या करते हो? 2.01 गुणा 0.529। इसको देखो, कर तो सब सकते हैं, इसको गुणा करेंगे और 1 में से घटा देंगे, यही करना है। तो गुणा तो सब करेंगे पर लेकिन टाइम लगेगा, तो टाइम ना लगे इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, तो इसको हम कर सकते हैं कि ये जो 2 है, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 + 0.01, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो, क्या बोल सकते हैं इसे? 0.01। ठीक है, और इसको गुणा करना था हमारे को किससे? 0.529। तो देखो, आप जब आप इसे 2 से गुणा कर दोगे तो 2 से गुणा कर लो, 9 दूनी 18 से ले, 2 दूनी 4 रेख 5 और 5 दूनी 10 रेख 11। तो 1.3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1.5
2 1 5 8, तो ये एक तो हमारे को घटाना ही है, तो एक तो यहां से हम घटा ही देते, हटा देते हैं यहां से। अब 0.1 को आप इससे गुना करो, तो आप पॉइंट भूल जाओ, एक को आप 529 से गुना करो, तो आप लिखोगे कितना 529। ठीक है, अब कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, 3 और 2 ये 5, 1 2 3, 3 ही हमारे पास, 2 जीरो और बढ़ा देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखेंगे और जीरो इनके नीचे 9, पॉइंट के नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे 2, और फिर लिखेंगे हम 13 का 3 हासिल 1, 5 रेख 6, और यहां कितना आ रहा है फ्रेंड्स, यहां देखिए कितना है 0, यहां 0 आएगा। ये कैसे कि 9 दूनी 18 हासिल 1, 5 2 दूनी 4 रेख 5 और 5 दूनी 10, 10 आएगा ना, तो ये आ जाएगा, और ये 0 पॉइंट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपए। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो जाती है, तो उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतन का नया औसत 64,250 रुपए है, तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए 5 व्यक्ति पहले थे, 5 व्यक्ति अब हैं, तो व्यक्ति तो 5 ही हैं, और वृद्धि कितनी होगी 6200 से 64,250, तो कितने की वृद्धि होगी 2,250 की। मैं 2,250 को 5 से गुना कर दूंगा, क्योंकि पांचों में बटा है ना ये राशि, 2,250 पांचों में बटी है, तो पांचों से हम गुणा कर देंगे तो उतनी ही राशि से सुरेंद्र की क्या हुई है, वेतन में वृद्धि हुई है। तो 0 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 या 22 110, 110 2 112, तो 11,250 रुपए की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। अब फ्रेंड्स हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड दूसरा तरीका क्या होगा, 5 मित्र है और ये औसत है, औसत कितना है 62,000। यदि हम संख्या को औसत से गुणा कर दें तो हमारे पास कुल योग आता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि संख्या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, तो राशियों की संख्या गुणा औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग। इस तरीके से आप कर सकते हो, गुणा करेंगे, देखो 3 0, 6 5 दूनी 10 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31। ठीक है, फिर हम 5 ही व्यक्ति अब है, अब कितना हो रहा है 64,250, तो 0 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 20 रेख 21 हासिल 2 और 5 30 30 और 2 32। तो घटाएंगे अब इसमें से 3,21,250 में से 3,10,000 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 0 5 2 और यहाँ कितना है 1 और यहाँ 2 में से 1 गया, तो 11,250। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल 9210 रुपए है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखो, बड़ी संख्या क्या थी, हम a और b 2 संख्याएं मान लेते हैं, इनका गुणनफल है वो है 9216। अब मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी संख्या मेरे पास a है, तो a में यहाँ बड़े कैपिटल में 9 मत मान लेना आप इसे, क्योंकि 9 भी 9 जैसा लग रहा है, तो कभी आप 9 जैसा इसे मान लो। तो ये है b। ठीक है, b का हमने भाग दिया है, तो हमारे के पास भागफल जो आता है वो 16 आता है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, उससे अच्छा हम कहेंगे a का अनुपात कितना है 16, b का अनुपात कितना है 1, दोनों का अंतर हमारे से पूछ रहा है गुणनफल, तो अंतर यहाँ कितना है 15। तो मैं इसमें इस तरीके से करूं कि 15 का से जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 15 के लिए हम जानते हैं कि 3 और 5 होता है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा वही संख्या 5 से कटेगी, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये दोनों। अब ये दोनों क्या 3 से कटते हैं, कौन सा 3 से ये नहीं करता, करता ये है, तो 360 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा हम इसे पूरा सोल्व कर सकते हैं। पूरा सोल्व क्या करें कि भाई हम इसे ये कर सकते हैं, यहां से देख लें, इसका आंसर तो ये हो ही गया। अब देखते हैं अनुपात 9216, मैंने आपको कहा था जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा उससे करना है जो पूछा जाए। तो 9216 क्या है गुणनफल, तो a की वैल्यू कितनी है 16, तो ये x होगा ना, क्योंकि हम मान रहे हैं क्या अनुपात, तो 16x इसका हो गया और 1x इसका हो गया, गुणा 1x। तो हम इनको गुणा करते हैं तो 9216 बराबर होता है 16x स्क्वायर, तो 16 से भाग देंगे तो x स्क्वायर का मान बच जाएगा, तो 16 का भाग देंगे, 16 पंजू 80, बच गए कितने 12 और 16 6 96, 16 7 112,
तो ये 112 बच गए कितने हमारे पास 9 6 16 6 की 96 बराबर एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 576 किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे कितने का 24 का। तो एक्स की वैल्यू 24 है, तो हमारे को क्या पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है 15। तो 24 को हम 15 से गुणा कर देंगे तो 15 चौक 60, 15 दूना 30 और 6 36 360 रुपए आ जाएगी। इस तरीके से भी आप x मान के भी कर सकते हो, तो मैं आपको सजेशन करूंगा इस तरीके से करने का ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 रुपए में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10 5 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम इसे फर्स्ट मेथड से करेंगे ऑप्शन से। तो आप देखेंगे कि 10 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए और 2 से। तो 10 से विभाजित का रूल वो कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा वही संख्या 10 से विभाजित होगी। तो देखिए क्या आप इसमें 10 जोड़ने पर अंक लास्ट में 0 आएगा, क्या नहीं आएगा। 5 जोड़ने पर भी नहीं आएगा, 6 जोड़ने पर नहीं आएगा, केवल 8 जोड़ने पर आएगा, क्योंकि 3432 में अब 8 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 3440। अब 10 से विभाजित हो जाएगा ये। तो यही हमारा क्या होगा आंसर फ्रेंड्स। बिल्कुल ऑप्शन से एक बार देखने से ही हो जाएगा, ठीक है, आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आप सेकंड मेथड से करना चाहो कि ऐसा नहीं हो तो हम क्या करेंगे। पहली बात तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप इस तरीके से करेंगे तो आप कोई भी प्रश्न लेके आए सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे इससे। फिर भी आप करना चाहें मेथड से तो मेथड देखिए, ये संख्या होती है इनका क्या लेना होता है हमारे को एलसीएम। तो 10 5 4 और 2 का हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग दे कितना है 5। आप इसी तरीके से करने वाले एलसीएम, जब आप इसी से नहीं करेंगे तो एलसीएम भी इसी तरीके से करेंगे। 2 का भाग देंगे तो 5 और 5, फिर 5 का भाग दिया हमारे पास कितना है 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20। तो एलसीएम जो है वो कितना है फ्रेंड्स 20। अब आप जो संख्या दिए उसमें एलसीएम का भाग दे दीजिए। 3432 में आप दीजिए 20 का भाग, 20 एकम 20, बच गए कितने हमारे पास 14, 3 उतारेंगे 143, 20 7 140, बच गए कितने 3, 2 उतार लेंगे 32। अब 32 में भाग देंगे तो 32 20 दूनी 40 होंगे। तो 40 कितने कम पड़ रहे हैं हमारे पास, ये कह रहे हैं कितना जोड़ना है, तो कम कितने पड़ रहे हैं 8 ही तो हमारे को जोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 24.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो जब फ्रेंड्स आपको एक आकृति से दूसरी आकृति में ढाला जाता है, पिघलाया जाता है, तो उन दोनों का आयतन हमेशा क्या होता है बराबर। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका मान दे रखा है 24.5 गुणा 16.5 गुणा 12 बराबर 4/3 गुणा पाई का मान आप यूज लेंगे 22/7 जो कि दे रखा है। आर की क्यूब आपके पास है नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए 4 3 12, ये इससे कट जाएगा। अब मैं एक बात और बता दूं कि ये भी किसी को नहीं मालूम होता है कि हम 3 से काटे इसको या 4 से काटे। तो जब बीच में बराबर होना तो ऊपर वाली संख्या कट जाएगी और नीचे वाले आपस में कर सकते हैं बराबर के एलएचएस साइड और आरएचएस साइड, यानी बाएं और दाएं भाग से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, यहां देखेंगे 11 एकम 11, बच गया 5, 11 5 55। ठीक है, इनके पॉइंट में हटा देता हूं तो यहां कितने हो जाएंगे मेरे पास 100। पॉइंट के बाद एक अंक और एक अंक 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। अब यहां देखेंगे आप इस पर्सन में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग कहीं दिया नहीं जाएगा क्योंकि है ही नहीं कोई संख्या कटने के लिए, पर 5 से कट सकती है। 5 3 15, 5 10 20, 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 9 45। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 को हम यहां किससे गुणा कर सकते हैं 2 से और r से। तो 4 गुणा 2 गुणा r की क्यूब बराबर यहां कितना है 49। मैं एक बार यहां से हटा देता हूं ताकि आपको सही दिखाई दे। 49 गुणा यहां कितना है 3 गुणा 3 और गुणा यहां ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और गुणा ये 7। अब देखिए यहां
आपके पास गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी तो आर की क्यूब यहाँ कितना हो जाएगा हम ये देखते हैं। तो अब ये बार बार ये नहीं करना, यहाँ देखेंगे कि यहाँ 49 यहाँ बटे में लिख देता हूं मैं 8, तो क्यूब हटाएंगे क्यूब रूट हो जाएगा। तो आपको 3 का जो पेयर बना के एक अंक लेना है, तो 3 के 3 अंक है तो हम 1 3 बाहर ले लेंगे। या 49 है तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7, तो 2 7 ये रहे 1 7 ये रहे, तो 1 7 हम भाग ले लेंगे क्योंकि आर की क्यूब है। या जितनी घात होती है ना उतने ही पेयर बना के हम एक अंक बाहर ले लेते हैं। तो 8 किसकी क्यूब है 2 की, तो हम 2 ले लेंगे। 7 या 21, 21 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 10.5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी, ए इसे 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का किस संख्या में भाग जाएगा तो कुल संख्या दर्शाएगा ये, तो दोनों का संख्या में भाग जाएगा वो होगी 200। आप जरूरी नहीं 200 ले, आप 2000 भी ले सकते। ठीक है फ्रेंड्स, पर ध्यान रहे कि आपका 40 और 50 दोनों का भाग जाए। तो 40 का भाग देंगे 200 में, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये दर्शाता है क्षमता को, ये आता है क्षमता, ये होता है कुल काम और ये दिनों की संख्या होती है, यानी कुल काम 200 है। आप ये मान सकते हो कि 200 लड्डू आपके पास है और 40 दिन में आप 200 लड्डू खा रहे हो तो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे 5। 50 दिनों में आप 200 लड्डू खा रहे हैं तो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे 4। अब दोनों एक साथ बैठ रहे हैं, देखो साथ मिलकर 5 दिनों तक दोनों एक साथ बैठेंगे तो एक साथ एक दिन में 9 लड्डू खाएंगे, तो 5 दिन में कितने खाएंगे फ्रेंड्स। तो जो शेष काम है, शेष काम हमारे पास बचेगा 200 माइनस 9 गुणा 5 45, तो हमारे पास बचेगा 155। शेष काम को करने काम बाकी है वो 155 है। बी काम छोड़कर चला जाता है तो काम कौन करेगा, ए रहा हुआ व्यक्ति, रहा कौन, रह कौन गया ए, तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की जो वैल्यू है शेष काम की तो वो हमारे पास आएगी 155 लड्डू है, एक दिन में वो 5 लड्डू खाता है तो कितने दिन लगाएगा इसे 31 दिन में इन लड्डुओं को सुलटा देगा फ्रेंड्स। तो 31 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कुल काम पूछता कितने दिन में हुआ तो फ्रेंड्स 5 दिन में यहां और 31 यहां लगे तो कितने हो गए 36 हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, यदि x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात x माइनस जेड प्लस 2w 2x प्लस जेड माइनस w का अनुपात 2 3 1 है तो 5w माइनस 3x माइनस जेड अनुपात 3w का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स ऐसा जब अलजेब्रा का क्वेश्चन हो आपके पास तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा, इस तरीके से 3 वेरिएबल हो तो आप क्या करेंगे, एक को आप 0 लगा लें और 0 रख के दोनों को बराबर बराबर रख दे, 1 1 रख दे। आप 2 2 भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी, पर लेकिन ये अनुपात सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब यहां देखो मैं z को क्या मान लेता हूं 0 और x को मान लेता हूं क्या 1 और y को मान लेता हूं क्या 1, दोनों को बराबर रख लिया। तो x की जगह मैं 1 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा, z की जगह मैं 0 रखूंगा। तो अनुपात, और यहां y की जगह देखो मैंने रखा 1, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 z का मान क्या है 0 तो 0 और प्लस 2 गुणा 1 अनुपात क्या है 2, x की वैल्यू कितनी 1 प्लस z का मान कितना है 0 माइनस 1। अब देखो इसका अनुपात 1 1 2, यहाँ कितना रहा है 1 में से 0 गया तो 1 और 2 एकम 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, और यहाँ क्या रहा है 2 एकम 2, 2 में 0 जोड़ोगे 2, 2 में से 1 गया कितना बच गया 1, सेटिस्फाई कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहां हम इसकी जगह रख देंगे w की जगह 1 और x की जगह 1, z की जगह 0, w की जगह 1, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए कितने बच गए हमारे पास 2, और यहाँ 3 एकम 3 3, 2 अनुपात 3 हमारा क्या होगा आंसर। ये इसे कहते हैं दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड। अब आप इसे सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या, तो आप देखिए यहाँ x ये पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ते हैं तो 3 मिड वाले के बराबर है, तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको x प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w, ये जेड है बराबर ये भी जेड है, ठीक है ना, बराबर लिखेंगे क्या y माइनस जेड और प्लस 2w। मैंने ये फर्स्ट वाला गलत लिख दिया ना फ्रेंड्स, तो यहां मैं लिखता हूं इसको क्या, इसकी जगह मैं चेंज करता हूं,
यहाँ एक्स प्लस माइनस जेड, और यहाँ जोड़ना है किसको, 2x प्लस जेड माइनस डब्लू को। तब देखिए यहाँ y से ये y कट जाए, क्योंकि y इधर आएगा तो माइनस का होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये z से माइनस का z और ये माइनस का z कट जाएगा, क्योंकि z इधर आएगा तो प्लस का एक माइनस एक प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो 2x और 1x कितने हो गए, 3x, और यहाँ क्या है प्लस z, और यहाँ क्या है w, तो w इधर जाएगा तो ये 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसको ट्रांसफर इधर करेंगे हम। तो प्लस z बराबर क्या होगा, 3w। देखिए माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2w पहले थे, 1w और आ गए तो 3w हो गए। अब इसकी वैल्यू ये है, तो अब यहां आप देखेंगे तो दोनों की वैल्यू है माइनस का z, ये देखिए प्लस, ये माइनस का z था इधर, ठीक है, माइनस का z इस प्लस वाले z से, इस z से कट गया प्लस का z। तो अब आपको कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हम देखें तो इधर माइनस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस फ्रेंड्स यहाँ, तो 5w माइनस 3x प्लस z होगा, क्योंकि माइनस से यदि कोष्टक से पहले हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3w बराबर क्या हो गया, 3w, 5w में 3w जाएगा तो 2w बराबर हो गया कितना, 3w। तो w कैंसिल, या w अनुपात निकालेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, या अनुपात दिया तो अनुपात कितना होगा, 2:3। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा दूसरे मेथड से फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947.50 हो जाती है, तो उसी धनराशि पर पहले की 3 गुना ब्याज दर पर 4/2/5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमारे को मूलधन चाहिए, तो मूलधन चाहिएगा तभी हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए देखिए 10% है, 10% का अर्थ कितना होता है, 1/10, तो ये है आपका मूलधन, एक ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11। इसे हम लिख सकते हैं 10:11। देखिए मूलधन और ये मिश्रधन कितने वर्षों की बात कर रहा है, पर लेकिन यहाँ शर्त दी है फ्रेंड्स क्या, अर्धवार्षिक। तो धर का क्या कर देंगे हम, आधा, एक सेकंड के लिए धर का क्या करेंगे हम, आधा। तो धर का आधा करेंगे तो 10 का आधा कितना होगा, 5% का अर्थ होगा कितना, 1/20। तो 20 अनुपात कितना हुआ, 21, एक जोड़ देंगे तो ये होगा मूलधन और ये होगा क्या, मिश्रधन। अब क्या करा है, 1 वर्ष, तो समय का क्या कर देंगे हम, दुगुना। तो 1 वर्ष का दुगुना क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष हम घात लगा देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 वर्ष की बात करेगा तो ऐसे कैसे रख देंगे, 2 वर्ष की बात करेगा तो 2 की घात लगा देंगे, 3 वर्ष की बात करेगा तो 3 घात लगा देंगे। तो कितना होगा, 400 और 441। 2 वर्ष बाद 400 रुपए का जो मूलधन है वो हो जाएगा 441। तो अब आपको दिया है किसकी वैल्यू, मिश्रधन दी हुई है, तो यहां हम लिखेंगे 20,947.50 बटे 441 गुणा 400। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया क्या, मूलधन हमारे पास निकलेगा। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 0 से 0, ये 0 से 0। 441 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, 4 3 12, 4 बार चला जाएगा फ्रेंड्स। कितनी बार जाएगा ये, 4 बार। क्यों, क्योंकि आप देखो कैसे करता हूं मैं, कैसे करूंगा, 4 पंजू 20, तो 5 बार जा रहा है, 5 का लगभग भाग देंगे, 40 को 5 से गुना करेंगे तो 200 आएगा, तो 22,000 के लगभग जाएगा। तो 4 चौक 16, एक कम बार हम भाग देंगे 4 बार, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो 20 94। कितना बच गया, 0 3, और यहाँ कितना बच गया, 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम क्या उतार देंगे, 7। अब इसका भाग देंगे तो 4 8 32 होते हैं, तो हम 32 8 का भाग देंगे तो 8, 7 बार जाएगा, क्यों 8 बार तो 8 चौक 32 ज्यादा चला जाएगा, तो हम 7 का देंगे। तो यहाँ आंसर आएगा कितना, एक सेकेंड, यहाँ 7 चौक 28 हासिल 2, और 7 चौक 28 और 2 30, तो यहाँ बचा 0, यहाँ बचे 2, और यहाँ बचा कितना, 3। फिर उतारेंगे हम, लास्ट में क्या दिया है, 5 का करेंगे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार, तो 7 5। इसको हम 40 से गुणा कर देंगे, 475 को हम 40 से गुणा करते हैं। देखो अब गुणा क्यों करना है, क्योंकि हमारे को मूलधन तो आएगा, अब क्या करना है, पहले की 3 गुनी। तो अब इसकी पहले की 3 गुनी धर कितनी थी, 10 10 की 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 30। 30% कितने वर्षों के लिए,
4 से 2/5, तो 4 पंजू 20, इसको सरल भिन्न बनाएंगे, 4 पंजू 20, 20 और 2 22, 22/5, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसे क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो 5 का भाग देंगे, 5 9 45, बच गए कितने, 2 5 25, और यहाँ कितना है 22 और 95 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 22, इसको हम हल करेंगे तो आपके पास आएगा 25,080। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना आएगा 25,080। पर लेकिन मैं आपको ये मेथड सिखाने के लिए नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस मेथड से करने से बजाय आप इसे किस तरीके से करें, इसको आप यहां से हटा के आप डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे इसे, क्योंकि आपको यहां पता है कि इसका कितना आ रहा था साधारण ब्याज का, 4 पंजू 20, 20 और 2 22, 22/5 यानी 22 का मल्टीप्लाई तो हो ही होगा, तो 22 का अर्थ है यानी 11 और 2, तो 11 से भाग देंगे, तो 11 से भाग देने का एक रूल होता है, ये और ये और ये, इन दोनों का अंतर 2 0 2, 2 और 6, अंतर 0 आ रहा है क्या, नहीं, ये 6 11 से विभाजित नहीं होगा। ये देखेंगे 7 और अंतर इनका कितना आ रहा है योग 6, तो 7 में 6 गया 1, ये भी 11 से विभाजित नहीं है, और देखो ये भी 11 से विभाजित नहीं, 11 से विभाजित केवल एक मात्र ऑप्शन है, कौन सा, सी। तो आप, मैं नहीं सजेशन दे रहा आपको कि इनसे आप इस तरीके से आप गुणा करके और इसको हल करके इतना बड़ा मेथड यूज लेके और फिर आप इसे हल करें, और नहीं एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है इस तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर जितना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाटा कैलकुलेशन वाला दे रहा है, इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई हिंट आपको दे रहा है ऑप्शन में हल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे हल करेंगे। तो आज के हमने कंप्लीट क्वेश्चन किया, आशा करता हूं प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट डे होगी रीजनिंग पर। थैंक यू।